नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना में छात्र बीपीएससी परीक्षा रद्द कर पुनः री एग्ज़ाम को लेके आंदोलन कर रहे हैं। छात्र ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं, हम इस पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है जिस मझधार में आकर छात्र फंस गए हैं। यहाँ छात्रों की मांग पूरी तरह न्यायोचित और बुनियादी है। आखिर एक ही परीक्षा का 2 सत्र और अलग अलग प्रश्न पत्र होने से जाहिर सी बात है छात्रों के साथ अन्याय होगा। हमारी पूरी संवेदना छात्रों के साथ है और हमारे कहने का कतई उद्देश्य छात्रों की मांग को हल्का करना नहीं है। लेकिन यहाँ छात्रों से कुछ बुनियादी सवाल हैं। हालांकि हमको ठीक ठीक मालूम नहीं है कि ये छात्र जब सरकार चुनते हैं तो किन मुद्दों पर वोट करते हैं, शिक्षा, रोजगार या फिर धर्म और जाति। सवाल सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का ही नहीं है। आए दिन किसी न किसी रूप में सभी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र इसी तरह व्यवस्था के हाथों पीस रहे हैं। लेकिन जब दरोगा अभ्यर्थी की बारी आती है तो शिक्षक अभ्यर्थी चुप, और जब शिक्षक अभ्यर्थी पर गाज गिरती है तो बीपीएससी अभ्यर्थी चुप लगा जाते हैं। और अभी जब बीपीएससी के छात्र रौंदे जा रहे हैं तो बाकी प्रतियोगी परीक्षार्थी दूर से सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ जितने परीक्षा उतने छात्रों के हित अलग अलग हैं, लेकिन सरकार का चरित्र एक है और वह है उसका दमनकारी रूप। यहाँ छात्रों की हालात बिल्कुल उसी तरह है जैसे नाजीवाद के विरुद्ध लड़ पाने में असमर्थ और बिखरे जर्मन समाज के लिए प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निमोलकर की कविता। पहले वो कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था कम्युनिस्ट। फिर वो सोशलिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था सोशलिस्ट। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था यहूदी। जब वो मेरे लिए आए, कोई नहीं था जो मेरे लिए बोलता। यानी छात्र इस कदर बंट चुके हैं कि उन्हें लगता है सिर्फ मेरे वाला परीक्षा पारदर्शी हो जाए, जिसके कारण निरंकुश व्यवस्था उन्हें आसानी से निपटा देता है। अभी जबकि छात्र विवाद के पर्याय बीपीएससी के विरोध में 18 दिसंबर से लगातार कठिन आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भी सच्चा शहीद, असली आंदोलनकारी छात्र दिखने की होड़ है। यानी नेतृत्व को लेकर प्रतियोगिता है। छात्रों के वाजिब विरोध में भी कुछ तथाकथित छात्र इसे अपने को नेता बनने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसमें भी सरकार ने जिस अथक प्रयास से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मिट्टी में मिलाया है, उसी बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के मिट्टी से जिस कोचिंग व्यवसाय का जन्म हुआ है, अब उसकी जड़ें इतनी विशाल और गहरी हो गई है कि वे अब छात्र के बेहद जायज मांग को भी अपने छवि चमकाने और छात्रों का मसीहा बनकर अपने व्यवसाय को चमकाने का अवसर के रूप में देख रहे हैं। हर कोचिंग वाला बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह नक्कारों से सावधान कहकर खुद को असली छात्र हितैषी बताकर छात्रों के आक्रोश का सातिराना और लोक कल्याणकारी मुखौटा लगाकर अंत में अपना दुकान चमकाने के व्यापक मौके के रूप में देख रहे हैं। यहाँ आने और छात्रों की मांग पर मर मिटने, सबसे पहले लाठी खाने, आगे आगे चलने वाले कोचिंग की बाढ़ आई है। छात्रों की समस्या इनके लिए विपदा में अवसर है। रह रहकर भीड़ से आवाज़ आती है, अरे अरे फलना सर आ गए हैं,
वह देखो चिलना सर, एकदम छात्र हित में सर लोग सर पे कफन बांध लिए हैं। जब तक छात्र को न्याय नहीं दिलाएंगे वह स्टेज पर भाषण देते रहेंगे, एकदम माइक नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया और कैमरे के इस दौर में छात्रों की मांग को लेकर जोशीला भाषण देना, भीड़ का हीरो बनना एक निवेश है। मसीहा भी बन गए और दुकान भी चमक गया। हर लगे न फिटकिरी, रंग एकदम चोखा। इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता है। गुरु हैं इसलिए दूरदृष्टि तो है ही। हरिशंकर परसाई की एक कथा में एक व्यक्ति पड़ोसी की पत्नी से विवाह करने के लिए आमरण अनशन पर बैठता है। दिन गुजरते हैं और पूरी बस्ती में तनाव आ जाता है। परिस्थितियां इस कदर बिगड़ने लगती है कि पति भी आमरण अनशन पर बैठ जाता है, जिसके अनशन का उद्देश्य है कि अनशन पर बैठे व्यक्ति को उसकी पत्नी से विवाह करना ही होगा, वह मुकर नहीं सकता है। यहाँ पत्नी का मतलब आप छात्रों की न्यायोचित और बुनियादी मांग है, वहीं पति और पड़ोसी की भूमिका में कोचिंग संस्थान है। यहाँ छात्रों का गुस्सा दरबारी प्रिंट मीडिया से भी है। सवाल है कि छात्र सरकार से सवाल करने वाले मीडिया, यूट्यूब चैनल कितना देखते हैं। जब हम दरबारी मीडिया, हिंदू मुस्लिम करने वाले मीडिया को ही देखेंगे और सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार एक एक कर बेरोजगार हो जाएंगे या जीरो टीआरपी का दंश झेलेंगे, तो फिर इस नाजुक दौर में जब हमें सरकार से सवाल करने वाले छात्रों को न्याय दिलाने वाले मीडिया चाहिए तो वह कहाँ से आएगा। दरबारी मीडिया, सांप्रदायिक मीडिया तो वही करेगा जो वह करता है। यह मौका है स्वयं से सवाल पूछने का कि जाने अनजाने कहीं हम भी तो उस दरबारी मीडिया का पोषण तो नहीं किए हैं। यहाँ मेरे यह सब कहने का मतलब छात्रों के मनोबल को कमज़ोर करना नहीं है। यहाँ कुछ बुनियादी सवाल उठाकर आत्मशुद्धि करना है ताकि छात्रों की मांग अतिशीघ्र माना जाए और भविष्य में किसी भी परीक्षार्थी के साथ ऐसा ना हो। छात्र बेहद लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से शांतिपूर्वक प्रतिरोध कर अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ध्यान खींचती है। छात्रों ने विरोध का प्रतीक महात्मा गांधी का पोस्टर लगाए हैं और हाथ में बीपीएससी का तख्त लगा मांग पत्र है। नारे भी प्रशासन और बीपीएससी के खिलाफ है, जो कि जायज़ है। लेकिन भले ही परीक्षा बीपीएससी आयोजित कर रही हो, लेकिन सरकार एक बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ किसी भी बैनर पोस्टर पर सरकार की उपस्थिति नहीं है। यह अपने आप में बड़ा रहस्य है, जबकि बिहार में बुलडोज़र न्याय भी नहीं है। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं बीपीएससी की। बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जिसमें बिना विवाद के कोई परीक्षा संपन्न ही नहीं होती। 2022 में 67वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आयोग को यह परीक्षा रद्द करना पड़ा था। सवाल सिर्फ 70वीं बीपीएससी प्री का नहीं है। आप विगत 2 दशक पीछे से बीपीएससी के कार्य का अवलोकन करें तो पाएंगे कि इसमें किसी न किसी रूप में अनियमितता अवश्य रही है। चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, पूछे गए प्रश्न में गलती का मामला हो, परीक्षा प्रबंधन हो या सेंटर प्रबंधन, हर स्तर पर अव्यवस्था है। यहाँ तो यह जुमला बन गया है बीपीएससी परीक्षा के 4 चरण हैं।
प्री मेंस इंटरव्यू और कोर्ट में मामला। किसी भी आयोग के लिए जरूरी है कि छात्रों के बीच उसकी साख, निष्पक्षता, पारदर्शिता मजबूत रहे। आखिर आप खुद मान रहे हैं कि परीक्षा के दौरान पटना के एक सेंटर पर परीक्षा में प्रश्न पत्र लेट से मिला। 12,000 छात्रों में से सिर्फ 5400 ही OMR सीट जमा हुए। तो न्याय का तकाजा है यही है कि सिर्फ एक सेंटर का ही री एग्ज़ाम कराने के बजाय पूरे परीक्षा को रद्द कर फिर से जिम्मेदारी और विश्वसनीयता के साथ परीक्षा आयोजित किया जाए, ताकि भविष्य में भी छात्रों का आयोग पर विश्वसनीयता बनी रहे। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बिहार में ही 2012 से अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने कुल 10 परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले दर्ज किए हैं। रही बात छात्रों पर निरंकुश बर्बर लाठी चार्ज करने को लेकर, तो इसे आप महज प्रशासन की कार्रवाई नहीं कह सकते। इसको राजनीतिक नेतृत्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बात जहां तक बीपीएससी के छात्र की मांग को लेकर आंदोलन का है, तो यह सिर्फ बीपीएससी का ही मामला नहीं है, बल्कि यह दशकों से बिहार में बर्बाद हो गई शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है। यह बर्बादी हर स्तर पर है, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। छात्र का भविष्य अंधेरे में है। सरकार निश्चिंत है कि चाहे कितना भी निर्मम दमन हो, यह चुनावी मुद्दा बनने से रहा। ऐसा सोचने के पीछे सरकार का अपना अनुभव है, वह सही भी है। जो मुद्दा चुनावी ना हो, सरकार के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्टॉकहोम सिंड्रोम काम करता है, यानी हम अपहरणकर्ता से ही प्रेम करने लगते हैं। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 में ये छात्र किसे वोट करेंगे। इनके लिए रोजगार कोई मुद्दा होगा या फिर धर्म और जाति का ही खेल चलेगा। सरकार बनेगी और फिर अपना वाला सरकार ही अपने का दमन करेगी, इसलिए कि पुलिस के लाठी का कोई जाति नहीं होता। पीठ रहेगा जाति की और लाठी खाएगी रोजगार। हम एक तो हैं लेकिन सेफ नहीं हैं। और अंत में आप पास की कविता सुनिए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तरफ का ना होना, सब कुछ सहना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी हुई होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती,
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।